हाय गाइस, वेलकम बैक टू अफेंडर एकेडमी। काफ़ी दिनों बाद लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। रीज़न मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो होगा आर्यन एंड वैदिक पीरियड के बारे में, जो हमारा चल रहा था। लेक्चर नंबर 37 होगा ये। सबसे पहले देख लेते कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया इस टॉपिक में, आर्यन एंड वैदिक पीरियड में। अब तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता, लेकिन ठीक है, अभी हम कर लेंगे 2 लेक्चर्स में। अब तक हमने एक्सपांशन के बारे में देखा था, आर्यंस किस तरीके से इंडिया में आए, सेटल हुए, और किस तरीके से 2 वेव्स में आए थे। तो 2 फेजेस को हमने डिस्कस किया था, उनके अराइवल्स एंड एक्सपांशन के बारे में डिटेल में कवर किया था। फिर हमने वैदिक पीरियड को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिलीजियस लिटरेचर को कवर किया था, जिसमें कि हमने कवर किया था 4 वेदों के बारे में डिस्कस किया था, वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मणाज और अरण्यकाज। और फिलोसॉफिकल लिटरेचर हमने एक लेक्चर स्पेशली डिवोट किया था फिलोसॉफिकल लिटरेचर को, जिसमें हमने उपनिषद को डिस्कस किया था, और उसमें काफ़ी कहानियाँ हमने भी जो है वो कवर करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो फिलोसॉफिकल लिटरेचर जो है उपनिषद आपके, वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लेटर जो आपका जो पीरियड था उसमें, जो जितने भी स्कूल्स डेवलप हुए, फिलोसॉफिकल स्कूल डेवलप हुए, या फिर हेटेरोडॉक्स जो सेक्स डेवलप हुए थे, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह हो गए, तो इसमें क्या रोल था उसका, ये भी हमने डिटेल में कवर करने की कोशिश की थी। फिर हमने कवर किया था, फिर स्टार्ट किया था हमने एक बोल सकते हैं हम कि वैदिक पीरियड के बारे में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऋग्वेदों के बारे में सबसे पहले कवर किया था। अर्ली वैदिक पीरियड भी उसे कहा जाता है, ऋग्वेदिक पीरियड या फिर अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है 1500 बीसी के आसपास और ख़त्म होता है 1000 बीसी के आसपास। तो उसमें क्या सोशल लाइफ थी, क्या पॉलिटिकल लाइफ थी, क्या इकोनॉमिक लाइफ थी, और क्या सिग्निफिकेंस थे उस पीरियड के, उसमें वुमेन की कंडीशन क्या थी, मैरिज सिस्टम क्या थी, सब हमने डिटेल में कवर करने की कोशिश की थी। कास्ट सिस्टम थी या नहीं थी, इवॉल्व हुई थी कि नहीं हुई थी, वो सब हमने डिटेल में कवर किया था। फिर बात आती है कि ऋग्वेदिक पीरियड जो है, या फिर आप इसे अर्ली वैदिक पीरियड भी बोल सकते हो, फिर वहाँ से जब ट्रांजिशन हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, तो क्या चेंजेस आए, यही हमें देखना है। और लेटर वैदिक पीरियड मतलब क्या, ठीक है। तो पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, इसी के ऊपर हमें फोकस होगा कि क्या चेंजेस हुए थे पॉलिटिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में और इकोनॉमिक लाइफ में। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर काफ़ी मतलब क्वेश्चन अभी कम आ रहे हैं, ट्रेंड बदल चुका है। सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है यूपीएससी कर रही है, और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ओके, तो फिर हम वर्ना सिस्टम को भी आज कवर कर लेंगे। फिर हमारा सिर्फ जो मोनार्की जो है, मोनार्की, इवोल्यूशन ऑफ मोनार्की और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ इस टॉपिक का रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड मतलब किस टाइम पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड कहा जाता है और किस बेसिस पे इसे कहा गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर वैदिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है अराउंड 1000 बीसी और चलता है 600 बीसी के आसपास। अभी ये जो है ना डेट्स, ये कोई फिक्स नहीं है, ये हिस्टोरियन ने डिवाइड की है, और ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस जो चेंजेस आए थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ में, जोग्राफिकल जो सेटिंग थी उसमें जो चेंजेस आए थे, उसी के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने वैदिक पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक चलता है, और लेटर वैदिक पीरियड जो आपके सामने यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यही है, हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है। वैसे एज सच कुछ मतलब वेदों में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। तो बस पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ में जो सिमिलरिटीज और डिफरेंस है ना, उस सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने मतलब हिस्टोरियंस ने ये पीरियड जो है डिवाइड किया है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला आपको कि लेटर वैदिक पीरियड जो है 1000 बीसी से 600 बीसी तक चलता है, और इसी पीरियड में जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, जो सोसाइटी, जो पॉलिटी थी, जो इकोनॉमी थी, उसको फिर लेटर वैदिक पीरियड कहा गया। और लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं आर्यंस के रहने में, उनके अलग अलग तरीके में, ठीक है, सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड था, यहाँ पे 3 वेदों की रचना हुई है। 4 वेद हमने डिस्कस किए थे, जिसमें कि सबसे पहला था ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है ना वो ऋग्वेदिक पीरियड में आ जाएगा, अर्ली वैदिक पीरियड में आ जाएगा। और जो 3 बाद में जो वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, फिर ब्राह्मणास, ठीक है, आपको पता है ब्राह्मणास क्या है, हमने डिस्कस किया था। जो कमेंट्रीज थी, जो एक्सप्लेनेशन था वेदों का, उसे ब्राह्मणास कहा गया है, ठीक है। फिर कुछ उपनिषद हो गया, अरण्यकाज। तो ये जो है ना, ये टेक्स्ट जो 3 वेद और उनके साथ बाकी टेक्स्ट और उपनिषद, ये सारे लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे। ओके, अभी जोग्राफिकल सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो हमने ये डिटेल में कवर किया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में हमने किया था कि किस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब जो सेकंड फेज था उसमें क्या चेंजेस हुए थे, किस तरह से जोग्राफिकल सेटिंग चेंज हुई थी। तो यहाँ पे तो मैंने वो कवर नहीं किया, क्योंकि हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो जब जो हमारे नोट्स होंगे, पीडीएफ जो होंगी हमारी पेड, उसमें आपको ये कवर मतलब वहाँ पे तो है ही, लेकिन यहाँ पे फिर से हम डिटेल में आपको वहाँ पे मिल जाएगा नोट्स पे। तो यहाँ पे फिर कवर करने का कोई पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। तो देख लेते पहले कि सबसे बड़े तो क्या हुआ था कि आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड है,
यहाँ पे लोग जो है, यहाँ पे जो आर्यंस है वो रहते थे सप्त सिंधु के रीजन में, है ना, इंडस के रीजन में रहते थे। फिर बाद में जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फिर वहाँ से लोग जो है वो अपर गंगा वैली और जो एडजेसेंट एरिया थे जैसे कि यमुना, ईस्टर्न बिहार, यहाँ पे वो रहने, मतलब उन्होंने उनका जो माइग्रेशन हुआ है वो थोड़ा ईस्टवर्ड हुआ है। सबसे पहले तो वो सप्त सिंधु रीजन में रहते थे 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास। फिर उनका जो माइग्रेशन हुआ है वो हुआ है आपके ईस्टर्न एरियाज में। और यही माइग्रेशन जो है, यही जो माइग्रेशन है ना, इसी माइग्रेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है उनके लाइफ में आए थे, और इसीलिए फिर हिस्टोरियंस ने पीरियड को डिवाइड कर दिया है। और ये जो रीजन था इसे आर्यवर्त कहा गया। आर्यवर्त के बारे में आपने सुना होगा, आपने अगर महाभारत वगैरह देखी है तो आपको पता है आर्यवर्त वगैरह वहाँ पे वर्ड काफ़ी यूज होता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी इस पीरियड में वो थी काफ़ी बड़े बड़े किंगडम्स जो है ना, राज्य वगैरह वो डेवलप होना स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि कुरुज हो गए, पांचालाज हो गए, ठीक है। जैसे कि परीक्षित एक जो इम्पोर्टेंट रूलर था इसी टाइम पीरियड में। तो एक बार मैप देख लेते हैं, मैप से काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी आपको। तो ये जो है ना, ये है अर्ली वैदिक पीरियड का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से क्लियरली कि जो आर्यंस है वो रह रहे हैं आपके सप्त सिंधु वाले रीजन में, थोड़ा वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। यहाँ से आपका यूपी स्टार्ट होता है आज का प्रेजेंट डे, तो ये थोड़ा वेस्टर्न यूपी और जो आज का जो पंजाब वगैरह रीजन है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे उनके सेटलमेंट देखने को मिलेंगी। और जैसे ही फिर थोड़ी मूवमेंट हुई है 1200 से 500 बीसी के आसपास, जब ईस्टवर्ड उनकी मूवमेंट हुई, तो फिर वो जो है वो इतना एरिया जो है कवर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इसी पीरियड, इसी जो ये जो रीजन है पूरा, इसे आर्यवर्त कहा गया है। जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, ये सब पूरा आपके नर्मदा रिवर के ऊपर वाला रीजन, इसे फिर आर्यवर्त जो है कहा गया था। ओके, यहाँ से फिर आपका दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, इसकी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, हस्तिनापुर यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कामपीली वगैरह, ये सारे नाम आपने सुने होंगे डेफिनेटली, अगर आपने थोड़ा भी अगर आपको हिंदुइज्म के बारे में पता है तो। ओके, सो हम कवर कर रहे थे लेटर वैदिक पीरियड को, हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आप क्लियरली समझ सकते हो कि जब ये पीरियड एंड हो रहा था, लेटर वैदिक पीरियड, तो क्लैन जो आइडेंटिटी था, क्लैन आइडेंटिटी, क्लैन मतलब पूरी एक ट्राइब थी, आपको पता है, वो ग्रेजुअली जो है ना वो टेरिटोरियल आइडेंटिटी में चेंज होने लगी। मतलब पहले क्या होता था, पहले पूरी क्लैन जो थी, पूरी ट्राइब जो थी, उसके बेसिस पे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था कि ये इस ट्राइब का, ये उस ट्राइब का, ये उस ट्राइब का। तो टेरिटोरी जैसे कोई चीज डेवलप नहीं हुई थी। जो वॉरफेयर जो थे वो काउ के लिए होते थे, टेरिटरी के लिए वॉरफेयर होते हुए आपको देखने को नहीं मिलेंगे अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में ट्रांजिशन हुआ, जैसे लोग लेटर वैदिक पीरियड में मूव हुए, तो क्लैन आइडेंटिटी जो है वो एक तरीके से मर्ज नहीं बोल सकते हम, एक तरह से खत्म होती गई, और लोगों को पहचाना जाने लगा उनके टेरिटरी के बेसिस पे कि किस राज्य के है वो, किस गांव के है, इस बेसिस पे। जैसे कि आज हम पहचानते हैं ना, ये इस राज्य का, इस देश का, तो इसी मतलब टेरिटोरियल आइडेंटिटी जो है डेवलप हो रही थी लेटर वैदिक पीरियड में। और इसी वजह से फिर बाद में आपको स्टेट वाला कंसेप्ट जो इमर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा। कौन सा कंसेप्ट? स्टेट वाला। ओके, तो हमने देखा किस तरीके से आपका जो लेटर वैदिक पीरियड जब खत्म हो रहा था, तो क्लैन आइडेंटिटी जो थी, क्लैन, वो मर्ज हो गई थी आपके टेरिटोरियल आइडेंटिटी के साथ, या फिर रिप्लेस कर दिया था टेरिटोरियल आइडेंटिटी ने क्लैन आइडेंटिटी को। लोगों को स्टेट के बेसिस पे या फिर टेरिटरी के बेसिस पे पहचाना जाने लगा, और इसी से आपको स्टेट वाला जो कंसेप्ट है वो इमर्ज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो लेटर वैदिक जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेटर वैदिक टेक्स्ट में आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा कि इंडिया को 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्यवर्त जो है ये नॉर्दर्न इंडिया को कहा जाता था, मध्य देश सेंट्रल इंडिया को कहा जाता था, और दक्षिण पथ साउदर्न इंडिया को कहा जाता था। तो 3 पार्ट्स में इंडिया को इन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में डिवाइड कर दिया था। और ये जो पीरियड था ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी और अदर एस्पेक्ट जो है आर्यंस के लाइफ में वो आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी इन सबको हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड। ओके, तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि लेटर वैदिक पीरियड मतलब क्या। तो 1000 बीसी से 600 बीसी के आसपास जो आर्यंस की जो मूवमेंट हुई थी, इस बार माइग्रेशन हुआ था, और जो 3 टेक्स्ट लिखे गए, तो इन दौरान जो उनके सोशल पॉलिटिकल लाइफ में जो चेंजेस आए, इस बेसिस पे हिस्टोरियन ने लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड को डिवाइड किया है। तो ये हम देख चुके हैं। और आर्यवर्त कहा जाने लगा नॉर्दर्न इंडिया को, सदर्न इंडिया को कहा जाने लगा दक्षिण पथ, और सेंट्रल इंडिया को मध्य देश वगैरह कहा जाने लगा।
ओके। और ये जो पीरियड था ये खत्म होते होते आपकी क्लैन आइडेंटिटी जो है वो रिप्लेस कर दी गई थी बाय टेरिटोरियल आइडेंटिटी, और फिर स्टेट वाला कंसेप्ट जो इमर्ज यहीं से देखने को होता हुआ आपको मिलेगा। ओके, सो मैप आपने देखा। अभी हम देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। इकोनॉमिक लाइफ में क्या चेंजेस वगैरह जो है आए थे आर्यंस के। अभी अर्ली वैदिक पीरियड हमने डिस्कस किया था, और अगर आपको याद है, अगर आपने लेक्चर्स देखे तो आपको पता होगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो इतनी डोमिनेंट जो है एक्टिविटी नहीं थी। उनकी प्राइमरी जो एक्टिविटी थी, उनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था वो था पास्टोरलिज्म और नोमैडिज्म। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे वक्त जो है आगे बढ़ा, आर्यंस जो है वो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे और एग्रीकल्चरिस्ट वो बन गए। तो लेटर वैदिक पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो उनकी एग्रीकल्चर जो है एक प्राइमरी एक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एग्रीकल्चर जो था वो ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन करता नहीं था, और इसीलिए यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुई थी। ये सबसे बड़ा कारण था, ये आपको यहाँ पे समझना होगा। एग्रीकल्चर भले ही उनका जो है मेन ऑक्यूपेशन बन चुका था, लेकिन एग्रीकल्चर इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था कि वो सरप्लस प्रोडक्शन करे और सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शियरी एक्टिविटीज को सपोर्ट करे। इसीलिए फिर यहाँ पे आपका जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो डेवलप नहीं होता। यही आपको रीजन पता होनी चाहिए अगर आपको पूछा जाए कि एग्रीकल्चर जो थी प्राइमरी एक्टिविटी थी लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस के, लेकिन फिर भी आपका जो अर्बन सिविलाइजेशन है वो डेवलप नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था आप बता सकते हो। या फिर अगर आपको ये भी पूछा जाए कि क्या रीजंस थे कि आर्यंस जो थे वो रूरल थे, उनका बैकग्राउंड रूरल था, ऐसा पूछा जाता है कि आर्यंस जो थे वो रूरल बैकग्राउंड के थे और क्या रीजंस है, तो आप बता सकते हो एग्रीकल्चर सबसे पहले तो उनका डोमिनेंट एक्टिविटी या फिर प्राइमरी एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन बाद में जब हुई लेटर वैदिक पीरियड में तो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था। तो ये कुछ कारण से आप यहाँ पे बता सकते हो। तो इस तरह से चीज़ों को आपको एनालाइज करना होगा। और यहाँ पे आपको लेटर वैदिक टेक्स्ट में काफी ज्यादा एग्रीकल्चर को रेफरेंसेस जो है देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा रेफरेंसेस बढ़ चुके हैं। मतलब एग्रीकल्चर जो है ना काफी बार ये वर्ड यूज हुआ है वहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में। और हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर जो है इतना ज्यादा वर्ड यूज नहीं हुआ था। कृषि वर्ड हमने देखा था, कृषि अर्ली वैदिक पीरियड में। तो कृषि जो वर्ड है ना वो काफी कम, रेयरली ही आपको देखने को मिलेगा अर्ली वैदिक टेक्स्ट में, मतलब ऋग्वेद में। लेकिन जो बाद में जो वैदिक टेक्स्ट लिखे गए हैं इसमें आपको काफी ज्यादा जो कृषि वर्ड है वो देखने को मिलेगा। मतलब कि एग्रीकल्चर यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि उनका एक मेन ऑक्यूपेशन जो है बन चुका था। और यहाँ पे सातपद ब्राह्मण जो है, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन ही डिवोट आपको देखने को मिलेगा। सातपद ब्राह्मण हमने पता है, ब्राह्मण क्या है आपको पता है, वो ब्राह्मण नहीं कास्ट वाले, वो जो टेक्स्ट थे जो वेदों को एक्सप्लेन करने का काम करते थे उन्हें हम ब्राह्मण वगैरह कहते थे। तो ऐसे 17 से 18 ब्राह्मण से हमारे पास, या फिर ब्राह्मणा से। तो सातपदा ब्राह्मणा उसमें से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है ना, जैसे कि प्लगिंग, सोइंग किस तरीके से करना चाहिए, थ्रेशिंग किस तरह करना चाहिए, तो यहाँ पे एक स्पेशल जो है सेक्शन आपको या फिर एंटायर सेक्शन डेवलप या फिर डिवोट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है बन चुकी थी, और पास्टोरलिज्म जो थी वो अभी रिप्लेस हो चुकी थी एग्रीकल्चर से एज ए चीप सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और यहाँ पे आपको योकिंग जो है, योकिंग मतलब आपको पता ही है 6, 8, 12 ऑक्शन वाले जो योग थे ना, ये भी आपको यहाँ पे इसके रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि डीप प्लगिंग होती थी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्स यूज़ कर रहे हैं, ऑक्स मतलब बैल वगैरह, तो ज़्यादा ऑक्स यूज़ कर रहे हैं मतलब क्या है, तो प्लगिंग काफ़ी डीप होती होंगी। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में आपको यहाँ पे कुछ रिचुअल्स देखने को मिलेंगे। अथर्ववेद में कुछ रिचुअल्स है, कुछ पूजा पाठ के तरीके बताए गए, जिससे कि आप रिवर के पानी को आप थ्रू चैनल्स यहाँ पे आपके खेतों में जो है वो डाइवर्ट कर सकते हो। इसके बारे में वहाँ पे कुछ रिचुअल्स दिए हैं। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि उनको एग्रीकल्चर में पानी की ज़रूरत होगी, तो फिर कुछ नए नए तरीके उन्होंने खोजे होंगे। और यहाँ पे आपको ऐसे कुछ स्पेल्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे कि पेस्ट जो है, अगर आपके जो खेत है, खेतों में अगर पेस्ट आ रही है, पेस्ट मतलब कि कुछ जो क्रॉप को डैमेज करते हैं ना, अगर ऐसे कुछ पेस्ट आ रही है तो उनको उससे किस तरह से निपटना होगा, तो इससे रिलेटेड कुछ स्पेल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है वैदिक जो रिलीजन था वो बेसिकली रिचुअलिस्टिक रिलीजन था। तो यहाँ पे आपको रिचुअल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हर चीज़ के लिए वो रिचुअल्स करते थे, हर चीज़ के लिए वो यज्ञ वगैरह हवन वगैरह करते थे। और इसके लिए फिर आपको स्पेल्स मंत्रास वगैरह देखने को मिलेंगे यूज होते हुए। ओके, और कुछ ऐसे स्पेल्स भी जिससे कि ड्रॉट और एक्सेसिव रेन जो है उसको अवॉइड किया जा सके। ओके, और यहाँ पे जैसे कि लेटर वैदिक पीरियड में आप देख सकते हो कि राइस जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था कि उनकी जो स्टेपल जो डाइट थी वो थी बार्ले, लेकिन राइस जो है वहाँ पे हमने नहीं देखा था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में राइस के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेफरेंस मिल जाएंगे, जैसे कि आर्कियोलॉजी भी और लिटरेचर भी। तो दोनों यहाँ पे दोनों का कहना है, आर्कियोलॉजी का मतलब आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस होंगे और लिटरेरी जो एविडेंसेस होंगे, यहाँ पे राइस
जो है इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं। मतलब वैदिक जो टेक्स्ट है, जैसे कि जो लेटर वैदिक टेक्स्ट है, यहाँ पे आपको रिही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है रिही, राइस को रिही कहा जाता था वैदिक टेक्स्ट में। फिर तांदुल जो आज यूज होता है महाराष्ट्र में, साली, तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको लिटरेचर या फिर लिटरेरी एविडेंसेस ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। और आर्कियोलॉजी में भी काफ़ी एविडेंसेस मिल रहे हैं कि राइस जो है फॉर द फर्स्ट टाइम यूज हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। इन एडिशन टू बार्ले जो कि स्टेपल डाइट था, चीप क्रॉप कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द पीरियड वाज व्हीट, तो गेहूं जो है वो भी स्टार्ट हो चुका था। अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ बार्ले था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में गेहूं, राइस, सारे के सारे जो आज जो आप देखते हो वो इंट्रोड्यूस धीरे धीरे होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। बीन्स ऐसे में भी उनको पता था। फिर कुछ जो है यहाँ पे ये जो थे ना बीन्स और सेसमे, ये रिचुअल्स में भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस जो है धीरे धीरे बढ़ गया था। अभी किस लिए करते थे यूज़, किस लिए नहीं करते थे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक है वो करते थे। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था इकोनॉमिक लाइफ में वो हम देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल है कि एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट एक्टिविटी हो चुका था, मतलब बन चुकी थी। और यहाँ पे एग्रीकल्चर के काफ़ी रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। सातवदा ब्राह्मणा में भी कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन डिवोटेड है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है दी गई है। और पास्टोरलिज्म जो है किस तरह से बैकसीट ले चुका था, और यहाँ पे यूकिंग के एविडेंसेस मिल रहे हैं आपको, डीप प्लेगिंग के एविडेंसेस मिल रहे हैं। फिर अथर्ववेदा में यहाँ पे काफ़ी रिचुअल्स दिए गए हैं रिगार्डिंग इरिगेशन, और फिर पेस्ट को जो है दूर रखने के लिए, और जिससे क्रॉप जो है वो डैमेज ना हो, और ड्रॉट एंड एक्सेसिव रेन जो है उसको इससे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि ऋग्वेदिक पीरियड जो था और ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस आए थे इकोनॉमिक लाइफ में, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में। अभी लैंड का क्या इंपॉर्टेंस था, ठीक है, अभी आप समझ सकते हो। और जो इजीली क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो कि अगर आपको पूछा जाए कि एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए थे लेटर वैदिक पीरियड में और ऋग्वेदिक पीरियड में, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हम ऐसे कभी पढ़ाई करते ही नहीं। तो लैंड का क्या इंपॉर्टेंस था, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको एक बात कि लैंड जो था ना वो अभी तक प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट इवॉल्व यहाँ पे नहीं हुआ था, ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड वाज नॉट एट डेवलप ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। मतलब कि टोटल जो वैदिक पीरियड है यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट था ही नहीं, मतलब इंडिविजुअल ओनरशिप लैंड की नहीं थी। ओके, यहाँ पे अभी फैमिलीज के ऊपर कंट्रोल आ चुका था, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब 2 से 3 फैमिलीज मिलके एक लैंड को वो ओन करते थे। और क्लैन जो है ना, क्लैन, इनका भी एक कंट्रोल रहता था। क्लैन मतलब पूरी ट्राइब का। द लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय हाउस होल्ड लेबर, और यहाँ पे कोई वेज लेबर वगैरह वाला कंसेप्ट था नहीं, ठीक है। तो हाउस होल्ड लेबर के जो था ना वही यूज होता था फॉर एज ए लेबर फॉर लैंड। और स्लेव्स का भी यूज काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, स्लेव्स का यूज बढ़ चुका था। तो लेकिन यहाँ पे आपको लैंड जो था, ज़मीन वगैरह, इसके सेल परचेस के रिगार्डिंग कोई रेफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आप लैंड के बारे में थोड़ा यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो पास्टोरलिज्म और नोमैडिज्म में क्या मतलब क्या इनके ऊपर इफेक्ट हुआ था, ये एग्रीकल्चर का देख लेते हैं कि पास्टोरलिज्म और नोमैडिज्म किस तरह से डिक्लाइन हुआ था। तो जैसे कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बढ़ चुका था, आर्टिसनल जो एक्टिविटीज़ थी जैसे कि कारपेंट्री वगैरह, जितनी भी क्राफ्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज वो डेवलप हुई थी, डाइवर्स हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि पास्टोरलिज्म और सेमी नोमैडिज्म जो है वो एक तरीके से रिप्लेस हो जाएंगी, क्योंकि लोग अभी एक जगह रह रहे थे, तो फिर नोमैडिज्म का सवाल ही नहीं था। और पास्टोरलिस्ट तो ठीक है वो थे ही, ठीक है, लेकिन नोमैडिज्म जो है खत्म हो चुका था। उनकी जो लाइफ थी वो सेडेंटरी हो चुकी थी, एक जगह पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो अभी वो इनफ प्रोड्यूस करते थे जिससे कि वो खुद के लिए और थोड़ा बहुत जो प्रीस्ट और रूलिंग क्लास थे इनके लिए भी प्रोड्यूस कर सके, लेकिन इतना ज़्यादा सरप्लस प्रोडक्शन नहीं था कि एकदम एक्सटेंसिव सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी जो है वो डेवलप हो सके और अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो सके। ओके, but they could not produce enough surplus to support the people engaged in non-agriculture craft and artisanal activities, and that is the reason for non-emergence of town life। ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी देखते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट और कॉमर्स किस तरीके से डेवलप हुआ था लेटर वैदिक पीरियड में। तो लेटर वैदिक टेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको सेवरल न्यू आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में मेंशन देखने को मिलेगा, मतलब रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी ज़्यादा लिखा गया है, अलग अलग तरीके के जो न्यू क्राफ्ट है, जैसे कारपेंट्री हो गया, विविंग हो गया, लेदर वर्किंग हो गया, ज्वेलरी मेकिंग वगैरह हो गया, डाइंग हो गया, पॉटरी मेकिंग। तो इसके बारे में आपको काफ़ी रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन आयरन वर्किंग के रेफरेंसेस काफ़ी कम है, ये आप यहाँ पे आपको समझने होंगे। आयरन वर्किंग, ओके, तो ये जो स्मेल्टर्स थे, स्मिथ थे, ये कॉपर के जो खदान थे यहाँ पे ज़्यादा काम करते थे रादर देन आयरन में। ओके, विविंग जो थी, विविंग वॉज स्टिल प्रैक्टिस ऑन वाइड स्केल, मतलब विविंग स्टिल में, विविंग जो था वो काफ़ी डोमिनेंट एक्टिविटी बन चुका था लेटर वैदिक पीरियड में। ओके, परहैप्स रिमेन द कन्फाइंड टू वुमेन, लेकिन एक यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी कि विविंग जो थी वो वुमेन तक ही सीमित थी,
ठीक है। लेदर वर्क जो है, पॉटरी जो है, कारपेंट्री जो है, वो कनेक्टेड थी विद बिल्डिंग एक्टिविटीज। ग्लास ऑर्स, बैंगल्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन शोज यूज ऑफ ग्लास। तो ग्लास का यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेटर विद टेक्स्ट जो है दैट डज नॉट ओनली मेंशन द ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट बट आल्सो अबाउट सी एंड सी ओ एच। मतलब लेटर विद जो टेक्स्ट थे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में ही नहीं, बल्कि सी और सी ओ एच मतलब समुद्र जो है इसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। समुद्र प्रवास के बारे में देखने को मिला, ट्रैवल्स जो है वो हो रहा था थ्रू सी, ये भी आपको यहाँ पे लेटर विद टेक्स्ट में इसके एविडेंसेस मिलेंगे। मतलब लोग जो है वो थोड़ा बहुत कॉमर्स वगैरह में ओवरसीज जो ट्रेड था यहाँ पे एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट लोगों को यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। वैश्यास जो थे वो पर्टिकुलर ट्रेडर्स थे, वो व्यापारिस्ट थे। तो यही जो है वो आपको ट्रेडिंग वगैरह करते हुए देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो एक तरीके से रूडिमेंट्री बिगिनिंग हुई थी कॉमर्स की। ओके। और मनी जो है ना, मनी लेंडिंग के एविडेंसेस भी आपको सातपदा ब्राह्मणा में देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके जो कॉइन्स है ना, कॉइन्स इसके अवेलेबिलिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे ये एक वर्ड है निष्क, जो कि ज़्यादातर जो हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि कॉइन्स के लिए यूज़ किया गया था। लेकिन यहाँ पे फुल फ्लेज कॉइन सिस्टम जो है, कॉइनेज जो है वो डेवलप नहीं हुआ था। ओके। तो आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो आयरन का क्या रोल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयरन इन लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड मतलब 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी तक आयरन का क्या रोल था। क्या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आयरन जो है वो लार्ज स्केल पे यूज हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो ये हम समझेंगे। अर्लीस्ट जो लिटरेरी रेफरेंसेस है आयरन को इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो हमें लेटर वैदिक लिटरेचर में देखने को मिलेंगे। मतलब उससे पहले आयरन का यूज होते हुए आपको मतलब लिटरेरी एविडेंस आपको नहीं देखने को मिलेंगे कि आयरन जो यूज हो रहा था। तो यहाँ पे अर्ली वैदिक जो या फिर लेटर वैदिक जो लिटरेचर है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जैसे कृष्ण अयास, श्यामा, श्याम अयास। अभी श्याम मतलब होता है ब्लैक, और आयरन पता है आपको ब्लैक होता है, ब्लैक मेटल, आयरन इज ब्लैक मेटल। तो यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी क्लियरली इसी मेटल के बारे में बोला गया है। तो ये जो मेटल है, स्टूडेंट्स का कहना है कि ये भाई फिर आयरन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, आयरन का ये यूज कर रहे थे, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। और मेटल्स जो था ये आयरन मेटल, ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज होता था क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा, मतलब इससे आप एग्रीकल्चरल जो ऑपरेशन होते हैं ना, वो प्लगिंग वगैरह आसानी से कर सकते हो। ओके। और यहाँ पे कुछ आपको सिमिली मतलब एक अलंकारिक रूप में लिखा गया है आयरन के लिए। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये आयरन ही होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे बोला गया है कि प्लक्सर, एक प्लक्सर जो कि बना है विच गॉट हॉट ड्यूरिंग डे। मतलब ऐसा प्लक्सर, ऐसा जो प्लक्सर है वो दिन में क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो आयरन जो है वो ही है जो दिन में गर्म हो जाता है। ओके। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये जो सिमिली है, ये जो एक तरीके से पोएट्री लिखी गई है, ये इसी जो मेटल आयरन मेटल को ही डिनोट, मतलब आयरन मेटल को ही एक्सप्लेन कर रही है। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर पानी डालोगे ना तो इससे आवाज आएंगे अलग अलग तरीके से। ओके। हिस स्प्लैशेस जैसे आवाज आती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि आयरन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। तो आयरन के रेफरेंसेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे लेटर वैदिक टेक्स्ट में। जैसे कि ये कुछ वर्ड्स है और ये एक सिमिली है। लेकिन यहाँ पे कुछ एविडेंसेस भी है, जैसे कि तैत्तिरीय संहिता है, ब्लैक यजुर्वेदा के बारे में, मतलब जो ब्लैक यजुर्वेद है, यजुर्वेद के कुछ टाइप्स हमने देखे थे, इसमें जो ब्लैक यजुर्वेद है इसकी जो तैत्तिरीय संहिता है वो यहाँ पे ऐसे प्लग के बारे में बात करें जो 6 या फिर 12 जो ऑक्सीजन है इससे ड्रिवन है। ओके। और अर्ली जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, जो 600 से 200 बीसी के आसपास है, यहाँ पे भी आपको आयरन के काफी एविडेंसेस देखने को मिलेंगे। ओके। और अयोविकरा कुशी पाणिनि की अष्टाध्यायी है ना, यहाँ पे आपको आयरन का ये जो है ना आयरन प्लक्सर, इसको मतलब अयोविकराकुशी, इसका जो ट्रांसलेशन है वो है आयरन प्लक्सर अकॉर्डिंग टू पाणिनि अष्टाध्यायी। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है यहाँ पे अयोविकराकुशी, ये जो टर्म है जो वेदों में काफी, मतलब लेटर वैदिक टेक्स्ट में काफी ज्यादा आपको यूज होती हुई देखने को मिलेगी, इसका ट्रांसलेशन आयरन प्लक्सर ऐसा किया गया है। तो यहाँ से आप क्लियरली समझ सकते हो कि आयरन जो है वो यहाँ से जो है वो एक मेटल, मतलब एक इम्पोर्टेंट मेटल के तौर पे काम कर रहा था, यूज हो रहा था बाय पीपल। ओके। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 1000 से 500 बीसी के आसपास आयरन का जो यूज था एग्रीकल्चर में वो प्रिविलेंट हो चुका था इंडो गंगा डिवाइड में और अपर मिडल गंगाटिक वैली में। ओके। अभी सोशल लाइफ में क्या चेंजेस आए थे, काफी इंपॉर्टेंट है। सोशल लाइफ के ऊपर काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ से ज्यादा क्वेश्चन सोशल लाइफ के ऊपर आते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या चेंजेस आए थे सोशल लाइफ में, इसको हम आगे समझेंगे। अभी देखो लेटर वैदिक जो पीरियड था, यहाँ पे एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुका था।
तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस अगर बढ़ गया था तो लोग एग्रीकल्चर जो, अगर आप एग्रीकल्चरलिस्ट हो तो आप क्या करोगे, आप एक जगह पर रहना पसंद करोगे। तो सेडेंटरी लाइफ जो डेवलप हुई थी, और जो हाउसेस थे उनके वो वैटल्स एंड डॉग हाउसेस थे, जो कि वुडन पोल्स के ऊपर इरेक्टेड थे। मतलब बेसिकली जो वुडन पोल्स थे वो खड़े किए जाते थे, उसके ऊपर फिर जो है वो घर उनका बनाया जाता था, क्योंकि तब कॉन्क्रीट वगैरह जैसे कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी। और जो आपके हड़प्पन्स जो थे ना, उतने ही डेवलप नहीं थे हड़प्पन्स के, तो मतलब काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी हड़प्पन्स, ठीक है। हम कवर कर चुके हैं। तो इसके वजह से क्या हुआ, ये जो सेटल लाइफ है ना, सेटल लाइफ, तो लाइफ अगर एक जगह पे मतलब उनकी सेटल लाइफ अगर स्टार्ट हो चुके हैं, तो इससे क्या हुआ, जो 4 फोल्ड वरना जो सिस्टम थी, सोसाइटी डिवाइड होना स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि अगर लोग एक जगह पर रहेंगे तो ऐसी चीज़ें जो है डेवलप होती ही है। तो अभी हमें कवर करना है कि वरना सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व होती है। अभी देखो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है ना, सिलेबस में यहाँ पे वरना सिस्टम की इवोल्यूशन के बारे में सेपरेटली मेंशन किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझना कि वरना सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हुई थी वैदिक पीरियड में। ठीक है, अभी देखो जैसे क्या हुआ था, किनशिप जो टाइज थे, किनशिप मतलब कि एक तरीके से ट्राइबल जो टाइज थे वो अभी भी थे, ठीक है। लेकिन लैटर वैदिक जो टेक्स्ट थे ना, यहाँ पे क्लास स्ट्रक्चर आपको इमर्ज होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें कि सोशल जो ग्रुप्स थे उनको डिवाइड किया गया था वर्ना सिस्टम में, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। तो किनशिप टाइप्स तो थे, ठीक है। अभी किनशिप का मतलब क्या होता है ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट कुछ लेक्चर्स में। लेकिन फिर भी लाटा वैदिक पीरियड में सोसाइटी जैसे सेटल हो चुकी थी, स्टैग्नेंट हो चुकी थी, तो वर्ना सिस्टम डेवलप होते हुए देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड ऑक्यूपेशन। और जो ये वर्ना सिस्टम थी ना, ये क्या करती थी, इसका क्या रोल था, मतलब वर्ना सिस्टम मतलब क्या है, एक तरीके से आपके मन में सवाल होगा कि वर्ना मतलब क्या है ना। तो वैसे वर्ण का मतलब तो होता है कलर, ओके। लेकिन यहाँ पे अभी वर्ना सिस्टम का डेवलपमेंट ऐसा कहा जाता है कि ये इस बेसिस पे होता है कि जैसे कि जो आर्यंस आए थे वो थे व्हाइट स्किन, और जो लोकल जो लोग थे यहाँ के वो थे ब्लैक स्किन, है ना। तो वरना वही से वर्ड आया कि वो खुद को जो लोकल लोग थे उनसे अलग बताने के लिए वर्ण वर्ड का यूज करने लगे, और वहां से भी वर्ण सिस्टम डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये बेसिक, ये एक तरीके से ओरिजिन है, ऐसा माना जाता है, ओके। जब अभी मुझे इसके ऊपर ज़्यादा कुछ रेफरेंस मिले नहीं है यहाँ पे, और अगर मैं उसके पीछे लगता तो यहाँ पे फिर हमारा ये जो आज वीडियो डिस्कस हो रहा है ये होता नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस इवोल्यूशन ऑफ वर्ना सिस्टम में और चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूँगा जब हम जो पीडीएफ मटेरियल जो होगा हमारा पेड यहाँ पे, क्योंकि अभी इसके ऊपर मुझे थोड़ा रिसर्च करना है कि वर्ना सिस्टम का इवोल्यूशन, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी है ये जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, जो यहाँ पे स्लाइड्स है ना। लेकिन मुझे और थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करना है कि वर्ना सिस्टम का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, तो वो मैं करूँगा। और जो हमारे पीडीएफ मटेरियल जो होंगे, जो पेड मटेरियल होगा उसमें फिर आपको वो मिल जाएगा, ओके। तो जो वर्ना सिस्टम जो है, क्योंकि यहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम का जो इवोल्यूशन जो है ना, जो बिगिनिंग है, ये मुझे अभी थोड़ी मतलब रिसर्च करना है इसके ऊपर, 2-3 बुक्स और पढ़ने, तो मैं देखूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो वर्ना सिस्टम है ना, वर्ना वही से डेवलप हुआ है, वो खुद को लोकल लोगों से अलग बताने के लिए इस वर्ड का टर्म का यूज करते थे, ओके। ब्लैक स्किन को व्हाइट स्किन से अलग बताने के लिए। लेकिन वर्ना सिस्टम का काम क्या था, ये किस लिए डेवलप की गई थी, तो ये डेवलप की गई थी कि जो बाउंड्रीज है ना, बाउंड्रीज, अभी कौन सी बाउंड्रीज, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों तरीके की जो बाउंड्रीज है उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब लिमिट रख दी जाती थी किसी पर्सन के ऊपर, अगर वो पर्टिकुलर वर्ना में डेवलप मतलब जन्म अगर उसका हुआ है या फिर वो काम कर रहा है, तो उसकी सोशल जो प्रिविलेजेस थे, जो रोल था, जो स्टेटस था, वो अलग होता था। जो रिचुअल्स प्योरिटी थी वो अलग होते थे, जो रिचुअल्स करने का अधिकार थे वो अलग होते थे, जैसे कि ब्राह्मण के अलग, क्षत्रिय के अलग, शूद्र के अलग और वैश्य के अलग। तो इस तरीके से बाउंड्रीज डिफाइन करने का काम वर्ना सिस्टम करती है। तो यही है, वर्ना सिस्टम इज नथिंग बट इट डिफाइंस बाउंड्रीज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, द रोल, स्टेटस, सोशल रोल्स, इकोनॉमिक रोल, इन सारी चीज़ों को जो है वो एक तरीके से लिमिट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर जो ऐसा माना जाता था कि जो शूद्र हो गए होते थे उनको एजुकेशनल राइट्स नहीं दिए गए थे, उनके ऊपर उनको प्रोडक्टिव राइट्स नहीं दिए गए थे, ओके। प्रोडक्टिव जो रिसोर्स होते थे जैसे लैंड वगैरह, इसके ऊपर राइट्स नहीं दिए गए थे। तो ये कहते थे आपके इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल लाइफ तीनों को क्या करें, लिमिट करें, तो एक तरीके से बाउंड्री सेट करें। तो यही वर्ना सिस्टम है। वर्ना सिस्टम को अगर आप इसको डिफाइन करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, ओके। और जो पुरुष सूक्ता हिम है ना, 10th बुक में, यहाँ पे आपको इसका ओरिजिन देखने को मिलेगा, पुरुष सूक्ता हिम्स, जहाँ पे वर्ना वर्ड सबसे पहले यूज हुआ था,
और 4 वर्णों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्याच, वैश्याच स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे ना, शूद्रा फ्रॉम द बॉडी ऑफ यूनिवर्स क्रिएटर, प्रजापति। मतलब ये जो 4 वर्ण है, ऐसा माना जाता है कि पुरुष सूक्त हिम में, हिम जो है ना यहाँ पे ऐसा कहा गया है 10th बुक में ऋग्वेद संहिता के, कि जो 4 वर्ण है ये ब्रह्म जो है, गॉड ब्रह्म, परमात्मा, प्रजापति जो भी है, इनके बॉडी से क्रिएट हुए। अभी किस तरीके से, तो जो ब्राह्मण है वो निकले माउथ से, क्षत्रिय जो है वो आर्म से निकले, वैश्य जो है थाई से निकले, और शूद्र जो है फीट से निकले। इस तरीके से जो है वो डेरोगेटरी डिवीजन जो है किया गया है बाउंड्री सेट करने के लिए, और कुछ लोगों का इसमें फायदा था, कुछ लोगों का इसमें नुकसान था। तो सोशल जो लाइफ थी ना, सोशल लाइफ यहाँ पे ब्राह्मण जो थे इनको काफी हाईएस्ट पोजीशन दी गई थी वरना सिस्टम में, क्योंकि सोसाइटी जो थी ना, ऐसा माना जाता है कि भगवान के साथ कम्युनिकेट करने का काम ये करते थे। मतलब एक तरीके से भगवान के साथ कनेक्ट करते थे आपको। अगर आपको कोई भगवान से बात करनी है तो इनके पास जाओ, ये आपके मतलब रिचुअल वगैरह करेंगे, इसमें इनका खुद का फायदा होता था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स वर्ण सिस्टम वगैरह है। ओके, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स आप भगवान से जो है वो क्या करते, कम्युनिकेट कर सकते। और जो शूद्र थे उनको लोवेस्ट रैंक पे रखा गया था, ठीक है, इनसे भी नीचे रैंक थी जिन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। ओके, इनका काम क्या था, इनका मेन्युअल काम करने थे, मेन्युअल वर्क, मतलब जो लेबर रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं, इसमें स्लेव भी आ गए, मतलब जो वॉर में कैप्चर होते थे। और बाद में यही जो है आगे चल के अनटचेबल्स वगैरह जो है अछूत बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो जो आपकी अर्ली वैदिक पीरियड जो थी, यहाँ पे कोई वर्ना सिस्टम डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम जो है प्रैक्टिकली एकदम बिल्कुल प्रिवेलेंट तो नहीं थी, लेकिन थेरोटिकली डेवलप हो चुकी थी। और थोड़ा बहुत जो है, थोड़े बहुत स्केल पे ये प्रैक्टिस भी होती थी, लेकिन अनटचेबल्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था। तो ये सिस्टम जो थी, ये जो वर्ना सिस्टम थी, इसके फीचर्स क्या थे, सबसे पहला सवाल यही है कि इसके फीचर्स क्या थे। तो इसके फीचर्स ये थे कि आपका जो स्टेटस था वो बाय बर्थ जो है डिफाइन होता था। स्टेटस मतलब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, तीनों तरीके का स्टेटस। ओके, इवन रिलीजियस स्टेटस भी, आपको क्या खाना है, आपको कहाँ पे रहना है, आपकी क्या पॉलिटिकल पावर्स होंगी, आपको क्या भगवान की पूजा करने का अधिकार थे या नहीं थे। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना वो बाय बर्थ डिफाइन होती थी, यही वर्ना सिस्टम थी, सबसे पहला फीचर। दूसरा फीचर ये है कि हिरार्चिकल ऑर्डर्स थी, ठीक है, वर्ना जिसमें ब्राह्मण टॉप पे थे, क्षत्रिय टॉप, उसके बाद वैश्य और शूद्र। और तीसरा यहाँ पे एंडोगमी और रिचुअल प्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाता था, ठीक है। मतलब मैरिजेस जो होंगे वो किस तरीके से होंगे, रिचुअल्स करने का अधिकार किसको था, उपनयन सेरेमनी, आश्रम सिस्टम वगैरह, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 फीचर्स है वर्ना सिस्टम की। आपको अगर कोई पूछे कि क्या फीचर्स क्या है वर्ना सिस्टम, मतलब आप बता सकते हो कि स्टेटस डिफाइन होता है बाय बर्थ, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हिरार्चिकल ऑर्डर्स ऑफ वर्ना सिस्टम, फिर रूल ऑफ एंडोगमी एंड रिचुअल प्योरिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ से आप बता सकते हो। जो वर्ना सिस्टम थी ना, ये फर्दर जो थी वो यूनिवर्सल लॉ वाला जो कंसेप्ट है ना, और वर्ण धर्म वाला कंसेप्ट था, इसके साथ टाइट कर दी गई थी। मतलब क्या, थोड़ा समझो अभी इसे। जो वर्ना सिस्टम थी ना, अभी लोग कैसे मानेंगे, लोगों को मानना चाहिए ना। तो लोगों को मानने के लिए, मतलब लोगों ने वर्ना सिस्टम को बिलीव करना चाहिए, मानना चाहिए, इसके लिए क्या 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 उन्होंने यूनिवर्सल लॉज बनाए, जैसे कि शादी के बारे में, या फिर बाकी जो राइट्स थे उनके बारे में। और वर्ण धर्म नाम का कंसेप्ट, मतलब कि किसका क्या धर्म है, जैसे कि ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, शूद्र का, तो इनको धर्म के साथ कनेक्ट कर दिया। तो वर्ण धर्म और यूनिवर्सल लॉ, इन दोनों को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो वर्ना सिस्टम वाले कंसेप्ट है ना, ये वर्ना सिस्टम ये और जो है स्ट्रेंथन हो गई, स्ट्रांग हो गई, जिससे फिर लोग इसके बाहर जाना उन्होंने बंद ही कर दिया, सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन अभी क्या हुआ कि ये जो वर्ना सिस्टम थी, ये या फिर वर्ना धर्म सिस्टम या फिर वर्ना सिस्टम, दोनों ये लैटर वैदिक पीरियड में प्रॉपर डेवलप नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी काफी देखने को मिलेगी आपको। जो सोसाइटी डिवाइड हुई थी ना, वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थी वैदिक पीरियड में, यहाँ पे बर्थ के बेसिस पे नहीं थी। क्योंकि आपको काफी ज्यादा एविडेंसेस देखने को मिलेंगे ऐसे कि जिसमें लोग जो है मूव हो रहे हैं फ्रॉम वन वर्ना टू अनदर वर्ना। जैसे कि नॉन क्षत्रिय जो क्षत्रिय स्टेटस जो क्लेम करे, जैसे नंदा जो आपको पता है ये क्षत्रिय नहीं थे, मौर्य भी क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने क्षत्रिय स्टेटस क्लेम किया था। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लैटर वैदिक पीरियड में इतना ज्यादा जो था वो रिजिडिटी नहीं था, लोग जो थे वो इधर उधर मूव हो सकते थे, मतलब बर्थ के बेसिस पे यहाँ पे वर्ना सिस्टम नहीं थी। और इसीलिए कहा जाता है कि वैदिक पीरियड जो है गोल्डन पीरियड था। और आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि वेदों की तरफ चलो, क्योंकि वेदों में कुछ गलत नहीं था। यहाँ पे वर्ना सिस्टम जो थी वो बाय बर्थ नहीं थी, बाय ऑक्यूपेशन थी। जो काम करता था उसके बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता था। और क्लियरली वहाँ पे एक तरीके से मोबिलिटी थी,
जो क्षत्रिय था वो ब्राह्मण बन सकता था, ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता था, शूद्र इवन ब्राह्मण बन सकता था और ब्राह्मण शूद्र बन सकता था। तो इसी वजह से जो है वेदों की तरफ चलो ऐसा नारा जो आर्य समाज जो है उसने लगाया था, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने लगाया। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो वर्ण धर्म या फिर वर्ण सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो थेरोटिकल कंसेप्ट था, रिजिड नहीं था। इवन पोस्ट वैदिक पीरियड में भी, मतलब कि आप बोल सकते हो कि यहाँ से वैदिक पीरियड खत्म होने के 1000-2000 साल तक भी इतना ज्यादा ये रिजिड नहीं था। लेकिन बाद में जब गुप्ता पीरियड से ना काफी ज्यादा ये यहाँ पे आपको रिजिड, गुप्ता पीरियड से सारे एविल्स आपको सोसाइटी में जो आज देखते हैं ना वो स्टार्ट हो गए गुप्ता पीरियड से। भले ही इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुप्ता पीरियड काफी प्रॉस्पर था, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना काफी ज्यादा ये मतलब एक तरह से वर्स्ट पीरियड आप बोल सकते हो, वर्स्ट पीरियड। ओके, क्योंकि यहाँ पे वुमेन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी है, वर्ना सिस्टम काफी रिजिड हो चुकी थी, सती प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी। तो सारे जो एविल्स आप आपने देखे थे, मतलब आपने पढ़े होंगे मेडिवल इंडिया में या फिर मॉडर्न इंडिया में, ठीक है, जब हमारे जो सोशल रिफॉर्मर थे, जो रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे थे, तो जितने भी एविल्स थे वो सारे के सारे गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हो चुके थे। तो आप बोल सकते हो कि ड्यूरिंग लैटर वैदिक पीरियड जो कंसेप्ट जो है वर्ना का वो रूडिमेंट्री था, वो कोई रिजिड नहीं था, और अनटचेबिलिटी वगैरह जैसी कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं हुई थी इस पीरियड में, एब्सेंट थी। और जो फर्स्ट जो 3 वर्णा थी इनको द्विजा कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। द्विजा मतलब कि ट्वाइस बॉर्न, उपनयन सेरेमनी वो परफॉर्म कर सकते हैं। अभी ये क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। ओके, उसे सेकंड बर्थ कहा जाता है उपनयन सेरेमनी को, आगे समझिए। जिन लोगों को पता है उन लोगों को ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है आगे मैं बताऊंगा। अभी फिर यहाँ पे हिरार्की जो ना इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, जो हिरार्की है कि ब्राह्मण सबसे ऊपर फिर क्षत्रिय, तो कुछ जो हिस्टोरियंस इनका कहना है कि नहीं ऐसा नहीं था। जैसे कि पंचविंशा जो है यहाँ पे ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और सातापद ब्राह्मण, यहाँ पे क्षत्रिय जो है उसको सबसे ऊपर रखा गया था, ठीक है। लेकिन जो बाकी जो टेक्स्ट है यहाँ पे वर्णा सिस्टम में सबसे ऊपर जो है वो किसे रखा गया था, ब्राह्मण को रखा गया था। लेकिन पंचविंश ब्राह्मण और सातपद ब्राह्मण, साथ ही साथ बुद्धिज्म जो है, इन्होंने बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इन्होंने भी क्षत्रिय को सबसे ऊपर रखा था, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी टेक्स्ट है वहाँ पे फिर आपको जैसे मनुस्मृति वगैरह हो गया जो कि ज्यादा पॉपुलर थे, इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा गया था। तो अब आपको वर्णा सिस्टम की इवोल्यूशन के ऊपर चीजें जो क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पे कुछ इश्यूज है, मतलब कुछ इश्यूज, मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि मुझे थोड़ा और रिसर्च करना है इसके ऊपर, जो मैं करूंगा और हमारे जो पीडीएफ मटेरियल होगा उसमें ऐड कर दूंगा। ओके, अभी टाइम नहीं होता ना वीडियोस बनाने के पहले इतना, कि मैं इतना अगर मैं रिसर्च करते बैठा तो एक वीडियो आने के लिए 15 दिन, मतलब अभी तो 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी मैं बता जो एक्सीडेंट हुआ था इसी वजह से 15 दिन लगे। लेकिन अभी दो दो दिन में एक दिन रेगुलर तो नहीं आएंगे, मतलब रेगुलर ही आएंगे, मतलब अल्टरनेट पे वीडियो आएंगे, ठीक है। अल्टरनेट पे, और अल्टरनेट पे अगर वीडियो आएंगे तो रिसर्च करने के लिए इतना वक्त नहीं मिलता, ठीक है। इसीलिए फिर जो है ऐसी चीज़ें जो छूट जाती है, और इसीलिए हमने जो मटेरियल, जो पेड मटेरियल लॉन्च किया है, तो वहाँ से आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। और जो फीस है वो काफ़ी नॉमिनल है, ठीक है, तो कुछ फीस रखी नहीं। तो अभी देखते हैं कि वर्ना के बारे में क्या इनका रोल था, क्या इनकी पोजीशन थी, क्या इनके जो प्रिविलेजेस थे, और क्या इनको एक तरह की इम्यूनिटीज मिलती थी। तो सबसे पहले ब्राह्मण्स को डिस्कस कर लेते हैं कि वर्ना सिस्टम में ब्राह्मण्स की क्या पोजीशन थी। हाईएस्ट पोजीशन थी वर्ना सिस्टम में, सोशल लाइफ में भी और वर्ना सिस्टम में भी, क्योंकि ये सैक्रिफाइसेस और नॉलेज जो है इससे रिलेटेड थे, ठीक है। ये स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, टीचिंग वेदों को पढ़ाते थे, तो इसीलिए इनको सबसे ऊपर रखा गया था। द इमर्ज एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास एंड क्लेम सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस कल्ट एंड रिचुअल्स, क्योंकि जो कल्ट्स और रिचुअल जो थे वो काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, और इसी बेसिस पे जो है इनका स्टेटस काफी बढ़ चुका था। ब्राह्मण जो थे वो भगवान के साथ कनेक्ट करने का एक मीडियम थे, ऐसा भी माना जाता है। उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज दिए गए थे सोसाइटी में, जैसे कि उनको गिफ्ट मिलते थे, ऑनर्स मिलते थे, फ्रीडम था, उनको कोई मार नहीं सकता, कोई बीट नहीं कर सकता था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सातपद ब्राह्मण, ये 4 प्रिविलेजेस है ब्राह्मण को दिए गए थे सातपद ब्राह्मण के, उनको ऑनर्स मिलना चाहिए, उनको गिफ्ट मिलना चाहिए, उनको हरास नहीं करना है किसी को, उनको मारना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेज इनको दिए गए थे, खुद नहीं लिए थे इन्होंने, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो। पुरोहित जो थे वो एक वॉरियर क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लेजिटिमेट करते थे उनका क्लेम। वॉरियर जो थे ना, जो राजा महाराज थे, इनके क्लेम्स को लेजिटिमेट करने का काम पुरोहित करते थे। तो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री थे एक दूसरे के, ठीक है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन था इन दोनों का, ठीक है। क्षत्रिय जो थे वो स्ट्रेंथ, फेम, रूलिंग, वॉरफेयर से कनेक्टेड थे, और इनका काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना। इनका काम क्या था, वेट, इनका काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। पहले तो सबसे पहले क्लैन को प्रोटेक्ट करना था, रीजन वाली और टेरिटरी वाली आइडेंटिटी डेवलप हुई, और फिर स्टेट वाला कंसेप्ट डेवलप हुआ। वैश्य जो थे वो ट्रेड, क्राफ्ट, एग्रीकल्चर ऐसे चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व थे। और जो शूद्रा थे इनकी सबसे बॉटम पोजीशन थी वर्ना सिस्टम में। मिनियल वर्ग के सारे जितने भी थे वो काम करते थे, तीनों वर्णों की सेवा करना इनका काम था, ऐसा बोला गया है।
मतलब लोगों के ऊपर ऐसे सारी चीजें इम्पोज की गई थी जबरदस्ती, और इनके दिमाग में डाला गया थ्रू वर्णाधर्म कंसेप्ट। वर्णाधर्म कंसेप्ट जो है ये इसलिए था कि हर वर्ण का एक धर्म है ऐसा बोला गया, और उसी धर्म का, और लोग आप धर्म के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं, आपको पता है। तो धर्म अगर बोलेगी ये आपका धर्म है तो आप कुछ भी करोगे, मतलब मेजोरिटी लोग, ठीक है। और इसीलिए जो ये वर्णा सिस्टम या फिर कास्ट सिस्टम जो है ये काफी फिक्स हो चुके हैं, और इनको सैक्रिफाइस परफॉर्म करने का भी राइट नहीं था। दीक्षित जो टर्म है, जो कि वैदिक सैक्रिफाइसेस को करने के लिए एक व्यक्ति है दीक्षित, तो ये उससे भी बात नहीं कर सकते थे, ठीक है। वॉज नॉट सपोज टू स्पीक टू शूद्रा, मतलब जो कि वेदों को, जो वैदिक सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे उसे दीक्षित कहा जाता था। तो इनको उनके साथ बात करने की परमिशन नहीं थी। और अकॉर्डिंग टू ऐतरेय ब्राह्मण, शूद्रा जो है वो एट द बैक एंड कॉल ऑफ अदर्स उनको रहना था, एंड कैन बी मेड टू राइज एट विल, मतलब उनके साथ कुछ भी कर सकते हो आप, और उनको कभी भी पीट सकते हो आप। तो इस तरीके से घटिया सी बातें जो है ना आपको डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी। स्लेव्स जो है, स्लेव्स, अभी स्लेव्स का क्या रोल था? स्लेव्स मतलब दास और दासीज, तो इनको शूद्रों से भी नीचे रखा गया था, इनको तो कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, वो एज ए गिफ्ट आइटम के तौर पे देखा जाता था, ओके। और लेकिन इनसे जो बच्चे होते थे, मतलब स्लेव्स से, वो फ्री थे, ओके, वो फ्री थे। जैसे कि बुक वन ऑफ ऋग्वेदा देयर इज रेफरेंस टू काका शिवान सन ऑफ सेज दृग, क्या है नाम, दीर्घ तमास, जो कि स्लेव वुमन से जो है वो इसका बेटा जो हुआ था, मतलब सेज और ये जो स्लेव वुमन थी इनका जो बेटा था वो एक तरीके से जो है काफ़ी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचा था। तो एक तरीके से ये, ठीक है, थोड़ी बहुत अच्छी या फिर बढ़िया चीज़ें थी। अनटचेबिलिटी जो थी वो थी ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन मलेच्छास और निषाद जो थे ना, जो ट्राइब और मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, वो वैदिक इन्फ्लुएंस से बाहर थे, वर्ना सिस्टम से बाहर थे। तो यही आगे चल के फिर ये और जो स्लेव्स थे ये दोनों मिलके फिर अनटचेबल्स वाला ग्रुप जो है बनाते, ठीक है। अभी कंक्लूजन में आप क्या बोल सकते हो कि इट इज क्लियर दैट द वर्ना सिस्टम हैड इमर्ज ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, बट इट वाज नॉट स्ट्रिंजेंट, इट वाज फ्लेक्सिबल, और काफ़ी इंस्टेंस आपको देखने को मिलेंगे इसके। इवन जो ऋग्वेद है, नाइन्थ बुक ऑफ ऋग्वेद, नाइन्थ बुक, इसमें 12th जो हिम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक पोएट जो है ये बोल रहा है कि आई एम रिसाइटर ऑफ हिम, मतलब मैं वेदों की पूजा करता हूँ, मैं वेदों को पढ़ता हूँ, मतलब कि ये ब्राह्मण से। लेकिन इसके जो फादर है वो फिजिशियन है, मतलब कि एक तरीके से थर्ड कैटेगरी में आएंगे। और इनकी जो मदर थी वो ग्रिंड करती थी कॉर्न विद स्टोन, मतलब कि जैसे कि आज होती ना जहाँ पे आप फ्लोर जो है वो लाते हो, जहाँ से चक्की वगैरह कहा जाता है हमारे इधर, यहाँ पे आपको पता नहीं है, ग्रिंडिंग मशीन वगैरह। तो इनकी मदर जो थी ग्रिंडर थी और फादर फिजिशियन थे, लेकिन ये क्या थे, ये ब्राह्मण थे। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि वैदिक पीरियड या फिर ऋग्वेदिक पीरियड में भले ही वर्ण सिस्टम डेवलप हुई थी, लेकिन रिजिड नहीं थी, फ्लेक्सिबल थी, और हर किसी को अधिकार था कि वो कोई भी काम कर सकता था। मतलब ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम था, सोशल फ्रीडम था, पॉलिटिकल फ्रीडम था, रिजिडिटी नहीं थी, ओके। लेकिन वैदिक पीरियड के बाद क्या हुआ, मतलब गुप्ता पीरियड के बाद, अगर आपका जन्म शूद्र एज ए शूद्र हुआ है तो आप वही काम करोगे, अगर आपका जन्म एज ए ब्राह्मण हुआ है तो आप वही काम करोगे, अगर आपका जन्म एज ए क्षत्रिय हुआ तो आप वही काम करोगे। इस तरीके से जो है वो सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड हो चुकी थी और रिजिड हो चुकी थी लेटर वैदिक, सॉरी, गुप्ता पीरियड के बाद में। मैरिज के इंस्टीट्यूशन के बारे में देख लेते हैं, मैरिज वगैरह का क्या रोल था। तो अभी भी जो है ना चाइल्ड मैरिज वाला कोई कंसेप्ट था नहीं, ठीक है, चाइल्ड मैरिज वाज नॉट स्टिल प्रिवेलेंट, ओके। लेकिन कास्ट सिस्टम इमर्ज हुई तो कुछ नॉर्म्स डेवलप होंगे फिर मैरिज से रिलेटेड, भले वो प्रैक्टिकली उतने ज़्यादा प्रिवेलेंट नहीं थे, लेकिन नॉर्म्स डेवलप हुए थे, रूल्स डेवलप हुए थे। जैसे कि सेम गोत्र में शादी अलाउ नहीं थी, और ये पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स में होता था सेम गोत्र, और गोत्र वाला कंसेप्ट किस तरह से इमर्ज हुआ ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। और ये जो कंसेप्ट है ना वो ब्राह्मण्स को ही अप्लाई होता था, बाकी लोग इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे गोत्र वाला कंसेप्ट, क्योंकि अभी ब्राह्मण जो थे एक्सोगमस गोत्र में डिवाइड हो चुके थे, ओके। और जो मेन ऑफ हायर वर्ना एंड वुमेन ऑफ लोअर वर्ना, इनमें शादी जो थी वो अलाउ थी, लेकिन इससे उल्टा अलाउ नहीं था, मतलब कि हायर वर्ना की वुमन और लोअर वर्ना का मेन, इनमें शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन इसके अपोजिट था। मतलब जैसे कि कोई ब्राह्मण पुरुष है तो वो चाहे तो वैश्य या फिर शूद्र वुमन से शादी कर सकता था, लेकिन इससे उल्टा पॉसिबल नहीं था। न्यूयॉर्क वाली प्रैक्टिस जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ये प्रैक्टिस हो रही थी, मतलब विडो रीमैरिज वगैरह चल रहा था। तो इंस्टीट्यूशन मैरिज के बारे में इतना ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वुमन की पोजीशन क्या थी लेटर वैदिक पीरियड में, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, आने वाला है, कभी भी आ सकता है। सोसाइटी एंड फैमिली जो थी वो अभी पैट्रियार्कियल काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी,
वुमेन जो है वो मेन से सबॉर्डिनेट माना जाता था और दे वर नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन मेजर डिसीजन मेकिंग। बर्थ ऑफ बॉय वाज मोर वेलकम देन गर्ल चाइल्ड। गृहपति का रोल काफी इंपॉर्टेंट था और गृहपति जो ज्यादातर मेल मेंबर ही होता था फैमिली का, यही सारी डिसीजन लेता था। प्रिंस जो है ही कुड टेक सेवरल वाइफ्स बट प्रैक्टिस ऑफ पॉलिएंड्री वाज स्टिल प्रैक्टिस। पॉलिएंड्री मतलब जो द्रौपदी वाला उदाहरण है, ठीक है। देर आर सम रेफरेंसेस टू प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन के कुछ एविडेंस देखने को मिलेंगे बाय विडो आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सती स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन हाँ रेफरेंसेस यही से, मतलब यही से जो है लोगों ने क्या अपने प्रेरणा वगैरह ली है और सती वगैरह प्रैक्टिस बाद में डेवलप हुई थी। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम्स स्टार्टेड टू डिक्रीज, लेकिन कुछ आपको वुमेन देखने को मिली जैसे गार्गी वचक नवी, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट और इनकरेजिटिव या फिर ऐसी वुमेन है जो जिसने वहाँ के जो शेष थे तब के यजनवक के, इनको भी इम्प्रेस कर दिया था इसके उसके क्वेश्चन से। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जिनके जवाब इनके पास भी नहीं थे। और वुमेन जो थी ना वो गुरु से शिक्षा ले सकती थी, मतलब इतनी ज़्यादा पोजीशन डिग्रेड नहीं हुई थी अभी भी, बस थोड़ी बहुत जो है वो आप बोल सकते हो 20-30% जो पावर्स थे इनके, जो जो प्रिविलेजेस थे वो कम हो चुके थे। ओके, अभी देखो यहाँ पे आश्रम जो सिस्टम है ना, यहाँ पे हमारा जो ये लेक्चर जो ना स्लाइड्स खत्म हो चुके हैं। अभी आश्रम सिस्टम को हम डिस्कस कर लेते हैं। आश्रम सिस्टम क्या थी और उपनयन सेरेमनी क्या थी, इसको स्लाइड्स मैंने इसकी ऐड नहीं की है, पीडीएफ मटेरियल में ऐड कर दूंगा क्योंकि वक्त काफ़ी कम था और लेक्चर रिकॉर्ड करना था, काफ़ी दिन हो चुके थे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, इसलिए आश्रम सिस्टम और उपनयन सेरेमनी जो है इसकी मैंने स्लाइड्स ऐड नहीं की, बस मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, आप ध्यान से सुनना, चाहो तो नोट बना सकते हो। ओके, कि आश्रम सिस्टम क्या थी और उपनयन सेरेमनी क्या थी। ओके, अभी देखो सबसे पहले तो आश्रम सिस्टम के बारे में समझते हैं। एक काम कर लेते हैं, हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब ठीक है, हमने एक ब्लैंक पेज ले लिया। अब हम आश्रम सिस्टम के बारे में समझते हैं कि आश्रम सिस्टम क्या थी। देखो अभी जब उपनिषद जो है ना, उपनिषद काफ़ी ज़्यादा वाइडली, मतलब एक तरीके से इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा वाइडली जो है स्प्रेड हो चुके थे, इसकी फिलोसफी काफ़ी लोगों तक पहुंच चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे ना वो एक तरीके से प्रभावित थे उपनिषद से और अपना जीवन वगैरह छोड़ के वो एक तरीके से उपनिषद को सुनने, उनको समझने, उनको जानने के लिए पूरा मतलब घर बार छोड़ के जा रहे थे। तो फिर एक तरीके से धर्म के ऊपर खतरा आ चुका था, तो लोगों ने क्या, मतलब अगर सारे लोग अगर सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे जंगलों में तो फिर सोसाइटी किस तरह से चलेगी, फैमिलीज किस तरह से चलेगी। तो इसलिए फिर कंसेप्ट इमर्ज होकर आया, वो था आश्रम सिस्टम वाला। तो आश्रम सिस्टम में क्या होता था, हमारी जो लाइफ थी उसको 4 फेजेस में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो फेज था वो था ब्रह्मचर्य, मतलब आपका जन्म हुआ और तब से लेके 15-16 मतलब शादी तक जो उम्र थी उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता था। इस दौरान आप क्या करते थे, इस दौरान आप पढ़ाई करते थे, वेदों की पढ़ाई, मतलब जो भी अकॉर्डिंग टू जो प्रिविलेजेस थे अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम उसके हिसाब से, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। इसके बाद जो लाइफ होती थी वो थी गृहस्थ आश्रम, मतलब आप फिर गृहस्थी में होंगे, हाउस होल्डर बन जाओगे। फिर यहाँ ये हो गया कि 4 मतलब जैसे कि 4 स्टेजेस में लाइफ डिवाइड थी आश्रम सिस्टम, मतलब 4 स्टेज। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य, ठीक है, सेलिब्रेट ऑन ऑस्टियर लाइफ आपको जीनी है, सेलिब्रेट एंड ऑस्टियर लाइफ आपको जीनी है एज ए स्टूडेंट, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। आप गुरु के घर पे वो ज़्यादा होता था, गुरु के घर पे आपको जाना था, वहाँ पे रहना था, पढ़ना था, पढ़ाई करनी थी। फिर आप सब पढ़ गए, मतलब वेदों का आपने ज्ञान ले लिया, फिर आपकी शादी होती थी तो फिर आप गृहस्थ आश्रम में फिर इन्वॉल्व हो जाते थे, ठीक है। फिर आपको वनप्रस्थान वाला थर्ड स्टेज था वनप्रस्थान, फिर आप वनप्रस्थान करोगे, वन में जाओगे, वहां पे रहोगे। और जो एकदम लास्ट स्टेज थी वो थी सन्यासी। तो इस तरीके से सोसाइटी ने क्या किया था, धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि लोग उपनिषद से काफी प्रभावित थे, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध जो है वो पूरा घर बार छोड़ के चले गए थे, है ना, उन्होंने सत्य की खोज में पूरा घर छोड़ दिया था एट द एज ऑफ 23 मतलब 30 या 23 की एज में। तो इस तरीके से लोग अगर सब छोड़ के चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो इसीलिए फिर आश्रम सिस्टम जो डेवलप हुई थी और 4 स्टेजेस में जो है इन्होंने सोसाइटी को डेवलप, मतलब 4 स्टेजेस जो थी वो डेवलप की थी, आश्रम सिस्टम इसे कहा गया। लेकिन ये जो आश्रम सिस्टम थी ना, ये फॉलो सिर्फ 3 ही वर्ण के लोग करते थे, एक तो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। वैश्य भी काफी कम करते थे, लेकिन ब्राह्मण से क्षत्रिय ज्यादातर करते थे, ब्राह्मण ज्यादातर करते थे, और शूद्र को ये अधिकार ही नहीं था कि वो आश्रम सिस्टम को फॉलो करे,
ठीक है, क्योंकि उनको तो काम करना है, अगर वो जाएंगे तो काम कौन करेंगे, इन तीन वर्ण के, तो इसलिए डेलिबरेटली इन लोगों को आश्रम सिस्टम से बाहर रखा गया और उपनयन सेरेमनी से भी इन लोगों को बाहर रखा गया। तो आश्रम सिस्टम को आपको समझ में आ गई, मतलब जिन लोगों को वेद को पढ़ना है, जिन लोगों को उपनिषद को पढ़ना है, वो बाद में पढ़े, वनप्रस्थान या फिर संन्यास सिस्टम 40-50 के उम्र के बाद। मतलब किस तरीके से जो है वो धर्म को बचाया गया, सोसाइटी को बचाया गया, समाज में को बचाया गया आश्रम सिस्टम की मदद से। होप आपको अभी ये क्लियर हो गया। तो 4 जो आश्रम्स थे वेर नॉट मींट फॉर शूद्राज, ओके, नॉर एजुकेशन अलाउड टू द मेंबर्स ऑफ लोअर वर्ण, एजुकेशन का अधिकार भी उनको नहीं था, ओके, क्योंकि एजुकेशन स्टार्ट होता है उपनयन सेरेमनी से। अभी देखो उपनयन सेरेमनी के ऊपर में आया, उपनयन सेरेमनी होती क्या है, तो जब आपका जन्म होता है तो उसके बाद, ये तो आपका फर्स्ट जन्म हो गया, लेकिन सेकंड जन्म ऐसा माना जाता है जब आप पढ़ोगे, जब वेदों को पढ़ोगे, जब आप शिक्षा लोगे, दीक्षा लोगे, तो हो गया आपका सेकंड बर्थ। लेकिन जो सेकंड जन्म था ना, उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ 3 वर्णों का था, और उसके लिए फिर उपनयन सेरेमनी होती थी, और उपनयन सेरेमनी के बाद में फिर आप पढ़ाई कर सकते थे, आप शिक्षण ले सकते। तो यही थी उपनयन सेरेमनी, इसके लिए इसी का मतलब इसका एक ही पर्पस था, ठीक है। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तक ही लिमिटेड थी, शूद्रों को इनका अधिकार नहीं था, उपनयन सेरेमनी का अधिकार नहीं था, आश्रम सिस्टम का अधिकार नहीं था, ठीक है। और कभी कभी वेदों में आपको मतलब वैदिक टाइम पे आपको गर्ल्स जो है इनकी भी उपनयन सेरेमनी होती है, लेकिन बाद में ये बंद हो गया गर्ल्स के लिए, लेकिन वैदिक पीरियड जैसे बोला गोल्डन एज था वुमेन्स के लिए, तो गर्ल्स की भी उपनयन सेरेमनी वगैरह होती थी, कहीं कभी कभी, मतलब ज़्यादा रेफरेंस तो नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसी ट्वाइस बॉर्न जो कहा गया है, इसी का कहा गया है ट्वाइस बॉर्न। अगर थेराटिकल देखा जाए तो एजुकेशन सबको ओपन था, लेकिन जो है ना वेदों को एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, ब्राह्मण्स ने, और इसी वजह से जो थे वो मतलब कुछ सेक्शन जो सोसाइटी इनको इनसे बाहर रखा गया था, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें होंगी जो आप जो कुछ हमारी छुट्टी तो नहीं है, लेकिन जो रिसर्च बेस्ड जो अभी भी बची है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और डिटेल में होना चाहिए, वो भी आपको हमारे जो पेड मटेरियल होगा उसमें मिल जाएगा। तो उसके डिटेल्स रिगार्डिंग जो वीडियोज़ हैं, पीडीएफ पेड मटेरियल्स रिलेटेड, पीडीएफ पेड मटेरियल नोट्स वगैरह रिलेटेड जो वीडियो थे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे हमारा जो सेक्शन है हमारे यूट्यूब का, हमारे चैनल का, वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो लास्ट लेक्चर आएगा हमारा अभी ये आएगा हमारा, क्या बचा है हमारा, मोनार्की बचा है, मोनार्की सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ। तो बस लास्ट लेक्चर है, फिर हमारा टॉपिक 5 जो है यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर डिस्कशन। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं हर लेक्चर में जो ना यहाँ पे सिलेबस देता हूँ। सिलेबस क्यों देता हूँ, इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि सिलेबस जो आपको याद होना चाहिए, अगर सिलेबस आपका रटा हुआ है तो आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, देखते रहना है। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की प्रिपरेशन में। और पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को देखना है, सिलेबस को देखना है, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। बाकी तो पीडीएफ मटेरियल जो है हमारा, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है, तो छूटने वाला तो नहीं है। लेकिन फिर भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको दिखना चाहिए, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हर टॉपिक का। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मोनार्कियल सिस्टम के बारे में, किस तरह से मोनार्कियल सिस्टम डेवलप हुई थी, किंगडम डेवलप हुए थे, और पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ में क्या चेंजेस हुए थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो यही हमारा अभी बचा है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।